नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ के बीच उन 6 विधायकों के बारे में कोई खबर नहीं लग रही जो ना अभी तक अजीत पवार कैंप में दिखे हैं और ना शरद पवार कैंप में। वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर सबकी निगाह। ये जो घड़ी का कांटा है ये भाग रहा। किधर जाएंगे ये 6 विधायक? अजीत पवार या शरद पवार? अजीत, शरद, टिक 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 करके ये घड़ी किसके हाथ जाएगी, इन्हीं 6 लोगों पर निर्भर है। क्योंकि आज दिन भर आपने बहुत सारी चीजें देखी, शो ऑफ स्ट्रेंथ देखा। यहां लोग विधायक लेके बैठे हैं, उधर लेके बैठे हैं, इधर ताना मार रहे हैं, उधर तंज कस रहे हैं। लेकिन जिनके पास ये 6 विधायक आएंगे, जिनकी क्या स्थिति अभी पता ही नहीं है हम लोगों को, उसी से ये गुत्थी सुलझेगी कि एनसीपी किसकी, सिंबल किसका, पार्टी किसकी, रणनीति किसकी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम लोग यहां पर पूछ रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सारे कानूनी दांवपेच भी दिख रहे हैं। दरअसल ये घड़ी एनसीपी का चुनाव चिन्ह है और अब लड़ाई इसे और पार्टी के नाम एनसीपी को लेकर ही है कि वो किसके होंगे। दोनों ही गुट इस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। एनसीपी की राजनीति पर आगे विचार करने से पहले जान लेते हैं कि ये 6 उम्मीदवार कौन हैं, क्योंकि सस्पेंस तो यही है। पूरे दिन से आप जो देख रहे हैं ये चीज किसी ने नहीं बताई। ये 6 कौन है भाई? आइए आपको बताते हैं। ये हैं चंद्रकांत नौघरे, आशुतोष काले, ये विधायक हैं एनसीपी, मनोहर चंद्रिकापुरे, इसके अलावा अतुल बेनके, सरहोज अहिरे और दौलत दरोड़ा। ये 6 विधायक हैं। इनके अलावा एक 7वें विधायक भी हैं जिनका नाम है नवाब मलिक, जो इन दिनों जेल में हैं और अपने आप को शरद पवार कैंप के ही बताते हैं। तो उनकी गिनती उस कैंप में हो रही है। तो ये 6 अगर अजीत पवार के 30 में जुड़ते हैं तब वो एक ऐसी स्थिति में आते हैं कि उनके पास 36 विधायकों का समर्थन होता है। और 36 वो मिनिमम आंकड़ा है जो उन्हें चाहिए पार्टी पर अपना दावा रखने का, ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ना हो। इन सब चीजों के बारे में बारीकी से आगे बताएं। इससे पहले आज दोनों गुटों ने मुंबई में अलग अलग शक्ति प्रदर्शन किया। अजीत पवार कैंप के विधायक और समर्थक सुबह 11 बजे बांद्रा के मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट यानी कि MET के अहाते में जुड़े। उधर शरद पवार कैंप के विधायक समर्थक दोपहर 1 बजे दक्षिण मुंबई के YB चव्हाण सेंटर पर इकट्ठा हुए। अजीत पवार के साथ इस दौरान 30 विधायक नजर आए, जबकि शरद पवार कैंप में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा 17 विधायक मौजूद थे। दोनों ही कैंपों के दिग्गज नेताओं ने इस दौरान एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। शरद पवार कैंप के नेताओं ने अजीत पवार कैंप के नेताओं को दगाबाज बताया, ट्रेटर जिसे कहा जाता है। तो अजीत पवार कैंप के नेता नसीहत देते हुए दिखे कि अब समय अजीत पवार का है और शरद पवार भी इस बात को समझ जाएं कि राजनीति में उनका समय पूरा हो चुका है। समय का जिक्र इतनी बार हो रहा है और सोचिए एक ऐसी पार्टी में जिसका चुनाव चिन्ह ही है घड़ी। तो क्या वह एक ऐसी स्थिति आ गई है कि घड़ी भले ही शरद पवार के पास हो, लेकिन समय अजीत पवार अपना बता रहे। कभी शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में उतरे अजीत पवार अब शरद पवार को बता रहे हैं कि उनका अब वक्त और समय जा रहा है, अब वो रिटायरमेंट ले, उम्र हो चली। मित्रांनो आज स्वतः आपले वरिष्ठ नेते चव्हाण साहेबांच्या समाधीला गेले। ठीक आहे, चव्हाण साहेब आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे। माझ्याकडनं पण घोडचूक झाली होती। मी एक दिवस सकाळी 7 ते संध्याकाळी 8 पर्यंत तिथं न पाणी पिता न काही करता बसलेलो होतो। मला ते खूप मनाला लागलं होतं। परंतु मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अजीत पवार ही कह रहे हो। शरद पवार के अध्यक्ष छोड़ने की घोषणा पर रोने बिलखने वाले कार्यकर्ता भी अब उनके रिटायर होने का समर्थन कर रहे हैं।
पवार साहेब का एक्सपीरियंस और अजीत दादा की काम करने की जो पद्धति है वो दोनों अगर साथ में आए तो इंडिया में इतिहास हो सकता है। अजीत दादा ने जो बोला है वो मुझे सही लग रहा है। अब जैसे बुजुर्ग एक बार अपनी उम्र होने पर अपने बच्चों को अपने अगली पीढ़ी पे जिम्मेदारियां सौंप देते हैं, वैसे पवार साहब ने भी अभी सोचना चाहिए। अगर वो दोनों मिलके समाज के लिए काम करेंगे तो समाज हित में कोई कमी नहीं रह सकती। हम तो अजीत दादा पवार के साथ हैं और दादा को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके कामों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम हमेशा दादा की फेवर में ही जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये जो लोग थे जिनकी आपने बात सुनी है अजीत पवार के कैंप के, शरद पवार कैंप की ओर से अजीत पवार और उनके समर्थकों को उसी समय तर्क पर अपना तर्क जवाब दिया जा रहा था कि इधर से एक एंगल उधर से दूसरा एंगल। लगातार ये मीटिंग दोनों आज दिन भर साथ में चली। शरद पवार के विश्वस्त नेताओं ने साफ किया है कि 80 साल से ऊपर की आपकी उम्र हो जाए, इसमें आप बुजुर्ग नहीं होते क्योंकि अभी भी उनमें राजनीति काफी बाकी है। 80 साल के हो गए, रिटायर हो जाइए, आशीर्वाद देना चाहिए उनको, लेकिन अभी भी जो है वो उसी पे रहना चाहेगा। 82 साल का शेर अभी भी जिंदा है। अरे सबसे देखो तो फारुख अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं अरे क्या हो रहा है एनसीपी में, म्हटलं अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। 2019 में वो पवार साहब वो 81 साल के थे। पवार साहब सोलापुर से लेके कोल्हापुर तक, नासिक से लेके कोकण तक 80 ईयर ओल्ड 81 ईयर ओल्ड जब थे तब वो प्रचार के लिए आए थे। आप सबका कहना मतलब मीडिया का कहना था राष्ट्रवादी और कांग्रेस के मिलके 25 के आगे संसद चुन के नहीं आएंगे, एमएलए चुन के नहीं आएंगे। पवार साहब घूमे। वैसे देखा जाए तो पवार साहब से ज़्यादा जो खुद को यंग समझते हैं सब नेता, हम भी है या कोई भी है, उन्होंने ज़्यादा घूमना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो उस एज में पवार साहब घूमे और 20 से लेके कांग्रेस राष्ट्रवादी के मिलके हम 90 तक पहुंचे। उससे पता चलता है कि एज नेचुरल है। उधर अपने समर्थकों को बगावत की वजह गिनाते हुए अजीत पवार ने कहा है कि सबको समझ लेना चाहिए कि मोदी ही देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। ये वो अजीत पवार हैं जो अब से कुछ देर पहले या कुछ समय पहले अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अजीत पवार ने एक बैठक का हवाला देते हुए ये कहा कि उसमें शरद पवार ने कहा था कि 2024 में भी मोदी सरकार ही बनेगी। की आता आम्हाला अनेक बैठकामध्ये या सगळ्या पहिल्या राजनीतिज्ञांना विचारा, आमच्या वरिष्ठांनी सांगितलं 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार। सांगितलं की नाही? मी खोटं नाही बोलणार बाबांनो, मला काय मिळवायचं खोटं बोलून? खूप काही तुम्ही प्रेम दिलं, खूप काही 4-4 वेळेला का 5-5 वेळेला उपमुख्यमंत्री झालो, माझं तर रेकॉर्ड झालं, पण तिथंच गाडी थांबते, पुढे काही जाईना। मला मनापासून वाटतं की मी राज्याचा प्रमुख व्हावं। माझ्या मनामध्ये काही गोष्टी आहेत त्या राबवायचं म्हटलं तर प्रमुख पद लागतं। लेकिन शरद पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उधर अजीत पवार ने अपने समर्थकों को अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में भी बताया। कहा कि मैं 5 बार उप मुख्यमंत्री बना, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने ताकि राज्य की जनता की सेवा कर सकूं। अजीत पवार ने पुरानी गलतियों की बात कही और कहा कि 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के विधायक कांग्रेस से ज्यादा थे और अगर उस समय हमने कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री केवल एनसीपी का ही होता। खैर, ये राजनीति चलती रहेगी। अभी सबका ध्यान इस ओर है कि वो मिसिंग 6, वो 6 विधायक इस घड़ी के पेंडुलम में किस तरफ झूलेंगे, कहां जाएंगे,
अजीत पवार, शरद पवार, अजीत, शरद, तो ये पेंडुलम अभी भी चल रहा है। कार्यक्रम में 10 मिनट बीत चुके हैं। ये 6 कहां है ये पता नहीं है, लेकिन जो दिख रहे हैं वो अपनी वफादारी दिखाने के लिए कैमरों के सामने एफिडेविट भरते दिखे। ये शरद पवार समर्थक हैं जिन्होंने अपनी वफादारी दिखाने के लिए हलफनामों पर दस्तखत किया है। अजीत पवार के गुट ने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग में अपना दावा भी पेश कर दिया। अजीत पवार कैंप की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनसे 40 विधायकों और सांसदों के समर्थन में एफिडेविट चुनाव आयोग में भेज दिए गए। शरद पवार कैंप के नेता जयंत पाटिल ने चुनाव आयोग में कैविएट दायर, कैविएट मतलब कि एक मेरी भी बात सुन लीजिए, और ये कह दिया कि इसका मतलब ये है कि अजीत पवार कैंप की मांग पर कोई भी फैसला देने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए, इसी को कैविएट कहा जाए। जयंत पाटिल की ओर से यह भी कहा गया कि पाला बदलने वाले अजीत पवार समेत 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की मांग भी स्पीकर से कर दी गई और उस पर कार्रवाई लंबित है। स्पीकर को फैसला अब लेना है। अब सवाल यह है कि क्या अजीत पवार का गुट दल बदल निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई से बच पाएगा? इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या वो इससे, ये जो दल बदल निरोधक अधिनियम है, उससे बच पाएंगे? दल बदल विरोधी अधिनियम जो है वो पार्टियों के बीच कूद फांद करने वाले विधायकों या सांसदों को हतोत्साहित करने के लिए बनाया गया है कि आप ये ना करते रहें, इधर से उधर आप कूदते रहें। पहले ये सीमा बहुत कम थी तो लोग अपनी पार्टी, एक पार्टी से चुनते थे और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी में चले जाते थे। ये तो सरासर धोखा हुआ जनता के साथ। उसके बाद वो नियम बढ़ा, 1/3 हुआ, फिर वो नियम और बढ़ा। उसमें उत्तर प्रदेश की एक इतिहास रहा है। अब ये इसलिए किया गया ताकि सरकारें स्थिर रह सकें। इसके तहत अगर कोई स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है या पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर सदन में वोट करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, यानी कि फिर वो मेंबर ऑफ द हाउस नहीं रहेगा, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर आपकी स्टेट असेंबली हो। इस कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए किसी भी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में विलय होना होगा, या फिर अगर 2/3 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो अपने आप को पार्टी कह सकते हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं संसदीय मामलों के जानकार पीडीटी आचार्य। पीडीटी आचार्य जी, दल बदल अधिनियम जो है उसके तहत किसी को कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है? देखिए, दल बदल कानून, जिसको 10th शेड्यूल कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का एक अंग है। उसके अंदर एक चुने हुए एक एमएलए हो या एमपी हो, वो चुनने के बाद अपनी पार्टी छोड़ते हैं तो वो अयोग्य किया जाता है उनको। जो अयोग्यता का जो फैसला है वो स्पीकर देते हैं। अगर कोई एमएलए या एमएलसी या एमपी अपनी पार्टी छोड़ के कहीं दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो वो पार्टी जिसको उसने छोड़ा है, वो पार्टी अगर पिटीशन देंगे स्पीकर को और स्पीकर से प्रार्थना करेंगे कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या अयोग्य किया जाए, तो स्पीकर उस पर फैसला देते हैं। तो अयोग्य बनाने का दो ग्राउंड्स है। एक तो स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना, चुनने के बाद, मतलब एमएलए या एमपी बनने के बाद अगर स्वेच्छा से वो पार्टी छोड़ते हैं, और दूसरा जो हाउस के अंदर, मतलब असेंबली हो या पार्लियामेंट, उसके अंदर जब वोटिंग होता है उस वक्त अपनी पार्टी के व्हिप के डायरेक्शन को का उल्लंघन करके किसी और को वोट देता है, तो उस हालत में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये जो दो ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालीफाई करने का। और यहाँ महाराष्ट्र में जो है, वहां पर जो पहला ग्राउंड मैंने जो कहा है, मतलब स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है, वो ग्राउंड, उसी ग्राउंड पर इन्होंने पिटीशन दिया है स्पीकर को। अब स्पीकर को इसके बारे में
फैसला देना होता है। जब स्पीकर फैसला देंगे, जी अगर इनके पक्ष में है तो मान लेंगे, और इनके पक्ष में नहीं है तो वो कोर्ट में जाएंगे। जी आचार्य साहब, ये कहा जा रहा है कि 2/3 विधायकों के साथ अलग होने से अजीत पवार ये जो दल बदल अधिनियम है इसके तहत कार्रवाई से बच जाएंगे। क्या नियम ऐसा कहते हैं? 2/3 मेजोरिटी का मतलब तब होता है जब पार्टी विलय होती है दूसरी पार्टी में। अब मान लो 2/3 मेजोरिटी इनकी आती है, जो नंबर है वो 2/3 है, तो इनको दूसरी किसी पार्टी में विलय होना चाहिए, नहीं तो इनको 2/3 मेजोरिटी से कोई फायदा नहीं मिलता। ये एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन आचार्य साहब आपके हिसाब से ये आपने बड़ी विचित्र बात बताई और महत्वपूर्ण बात बताई, अजीत पवार कार्रवाई से कैसे बच सकते हैं? देखिए, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ कानून एक्सप्लेन कर सकता हूं, वो फिर स्पीकर के डिसीजन पर होता है। इसमें डिसीजन लेने वाला तो स्पीकर है, वो सारी चीजें देख करके एविडेंस के बेसिस पर और कानून के बेसिस पर एक फैसला देंगे, तो वही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कौन बच सकता है। बिल्कुल, जो पिटिशन इन्होंने दिया है तो उसके बेसिस वो तो स्टडी करके स्पीकर सबको बुला करके पूछेंगे और उसके बाद एक फैसला देंगे। बिल्कुल। पीडीटी आचार्य साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दल बदल अधिनियम कानून जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो ये कहता है कि आपको 2/3 से ज्यादा बहुमत होनी चाहिए, तब आप जो हैं वो टूट करके जा सकते हैं और अपनी सदस्यता रद्द होने से आप बच सकते हैं। लेकिन ये 6 विधायक कहां जाएंगे ये हमको नहीं मालूम। और दूसरी चीज आप देखिए, एक बड़ी रोचक बात हो रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे शिवसेना में हुई थी, अपने आप को गुट नहीं बताया था उन्होंने, एकनाथ शिंदे ने, वो अपने आप को ही शिवसेना बता रहे थे। तो क्या यही रणनीति अपनाई जा रही है? बिल्कुल एकदम टेक्स्ट बुक यही रणनीति अपना रहे हैं अजीत पवार, कि वो ये कह रहे हैं हमने तो पार्टी तोड़ी ही नहीं, क्योंकि हम ही पार्टी। अब ये साबित होगा कि कितने विधायक उनके साथ जाते हैं। अब 17 तो शरद पवार के साथ। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार चल कैसे रही, है ना? क्योंकि कायदे में तो जो पीडीटी आचार्य साहब कह रहे हैं, तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत सारे एमएलएज अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ। तो उस पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता तय करने का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया है, और वो मामला भी महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने है। अब आते हैं दूसरे मामले पर कि एनसीपी में चुनाव निशान और पार्टी का नाम किसे मिलेगा। यह फैसला चुनाव आयोग को करना है। आपको याद होगा कि जब शिवसेना का मामला आया था तो अंत में चुनाव आयोग ने यह तय कर दिया कि वो एकनाथ शिंदे को चला जाएगा। चुनाव आयोग को इस केस में दोनों ही गुटों की ओर से पत्र भेज दिए गए हैं। शरद पवार गुट ने 3 जुलाई को अपना पत्र लिखा है, जबकि अजीत पवार के गुट ने 5 जुलाई को चुनाव आयोग को अपना पत्र भेजा है। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इससे पहले 30 जून को भी अजीत पवार गुट ने एक पत्र उसे लिखा, जिसमें कहा गया कि अजीत पवार को 30 जून को ही अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक इसके पहले दिन यानी 1 जुलाई को अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन क्या आपको याद है कि 30 जून को अजीत पवार को पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने की खबर नहीं या कहीं दिखाई दी? तो ऐसा अजीत पवार गुट ने क्यों किया हो? जानकार कहते हैं कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बहुमत किसके साथ है, इसका फैसला चुने हुए विधायक नहीं बल्कि पार्टी करेगी जो विधायकों को टिकट देती। इसी के मद्देनजर अजीत पवार गुट ने पत्र में लिखा है कि 30 जून को उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन हमने एनसीपी का संविधान पढ़ा है, क्योंकि देखिए इतनी खिचड़ी हो जाती है इन सब मामलों में कि आपको फिर किताबों पर वापस जाना पड़ता है और यह जानने का प्रयास करना पड़ता है कि भाई कानून क्या कहता है। हर बार लगातार यह मामला कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, कानून, उनके जानकारों के पास चला जाता है। तो संविधान क्या कहता है एनसीपी पार्टी का? उसमें अध्यक्ष का चुनाव इतना आसान दरअसल नहीं है।
ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक दिन एक चिट्ठी में अपने आप को अध्यक्ष डिक्लेयर कर दें। ऐसा एनसीपी का ही संविधान बताता है। एनसीपी के संविधान के आर्टिकल 20(2) के मुताबिक कोई भी 10 डेलीगेट्स एनसीपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नाम प्रस्तावित कर सकते हैं और यह प्रस्ताव वर्किंग कमेटी के द्वारा तय तारीख तक या उससे पहले रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचना चाहिए। यहां खास बात यह है कि एनसीपी के संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से वर्किंग कमेटी के एनसीपी के अध्यक्ष भी होंगे, यानी शरद पवार की मौजूदगी के बिना वर्किंग कमेटी अधूरी है। आप देख रहे हैं संविधान ये कहता है कि यह बदलाव हो ही नहीं सकता जब तक वर्किंग कमेटी ना बैठे, और वर्किंग कमेटी में उस समय के हिसाब से शरद पवार होने चाहिए। शरद पवार को तो पता ही नहीं है कि 30 जून को अजीत पवार को चुना जा चुका है। एनसीपी के संविधान का आर्टिकल 20(5) यह कहता है कि चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक होने और वर्किंग कमेटी द्वारा तय चुनाव की तारीख के बीच कम से कम 7 दिन का वक्त होना चाहिए, 7 डेज। यानी यहां भी वर्किंग कमेटी के सदस्य के तौर पर शरद पवार की भूमिका है, और क्या 7 दिन की सीमा का पालन हुआ? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यह तो एनसीपी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अब एनसीपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 20(6) को देखते हैं। इसका यह प्रावधान देखिए। इसके मुताबिक एनसीपी की स्टेट कमेटी वोटिंग के तुरंत बाद बैलेट बॉक्स को नेशनल कमेटी को भेज दे। आर्टिकल 14(2) इसके मुताबिक नेशनल कमेटी में पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि शरद पवार की भूमिका यहां पर भी है। अगर हम एनसीपी के संविधान के प्रावधान के सारे स्टेज को देखें तो अजीत पवार के एनसीपी अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया को कानूनी रूप से सही साबित करना एकदम आसान नहीं होगा, क्योंकि संविधान उन्हीं की पार्टी का संविधान उनके खिलाफ नजर आता है। अब हम एनसीपी के संविधान के इमरजेंसी प्रावधान को देखते हैं, क्योंकि भाई देखिए एक इमरजेंसी प्रावधान भी होता है, आपातकाल की स्थिति। तो उसमें वो प्रावधान क्या कहता है, कहीं उसका ना इस्तेमाल किया हो। तो आर्टिकल 20(7) इसके मुताबिक इमरजेंसी की स्थिति में अगर पार्टी के अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो सबसे सीनियर महासचिव अध्यक्ष की भूमिका में होंगे, यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी सबसे सीनियर होगा वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। शरद पवार के विश्वस्त नेता जितेंद्र आव्हाड एनसीपी के सबसे वरिष्ठ महासचिव हैं। ऐसे में अजीत पवार को इस प्रावधान का भी लाभ मिलता हुआ कम से कम कागज में तो नहीं दिख रहा है, और बहुत कठिन है डगर पनघट, इतना आसान नहीं। साफ है कि जो ये देख रहे थे, ये पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये धारा वो धारा, इसकी मोटी मोटी बात ये है कि ये सारी धाराएं बड़े बड़े वकीलों के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है, या इलेक्शन कमीशन में जाने वाली है, या स्पीकर के सामने इनका जिक्र होने वाला है। तो तैयार रहिए, ये सारी चीजें अभी आपको पता लगेंगी महाराष्ट्र के संदर्भ में। और अब देखते हैं कि शरद पवार के करीबी नेता अनिल देशमुख आज की बैठक और चुनाव निशान को लेकर के क्या कह रहे हैं। अनिल देशमुख से हमने बात की और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि उनकी टिप्पणी क्या है इसमें। देखिए, आज हमारा जो सम्मेलन हुआ पवार साहब के नेतृत्व में, और दूसरा सम्मेलन आज ही हुआ अजीत पवार साहब के नेतृत्व में। आज की तारीख में अभी 8-9 महीने में असेंबली के चुनाव लगने वाले, तो एमएलए लोगों का आंकड़ा कोई मायना नहीं रखता। तो इसमें पहली बात तो है कि किस प्रकार से बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी के साथ में पवार साहब के नेतृत्व में हमारे पार्टी में बड़ी तादाद में, जो पूरे महाराष्ट्र से कितने बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो आए थे, वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे सम्मेलन में उपस्थित थे। वहाँ पे आदरणीय पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने मार्गदर्शन किया। और आज की तारीख में मैं बताना चाहता हूँ, जो बीच में इलेक्शन कमीशन ने जो शिवसेना के टाइम जो निर्णय दिया था, उसके हिसाब से पार्टी का सिंबल भी हमारे पास ही रहेगा और पार्टी भी हमारे पास रहेगी। और इस मसले पर हमने महाराष्ट्र की राजनीति को करीबी से निगाह रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे से भी बात की। देखिए, जो आंकड़ा सामने है उस आंकड़े के हिसाब से अजीत पवार गुट में ज्यादा एमएलए है, ये तो क्लियर हो गया है।
मगर दूसरी बात यह कि जो एमएलए आज की मीटिंग में, दोनों तरफ की मीटिंग में नहीं आए, जो दोनों तरफ की मीटिंग में जिन्होंने शिरकत नहीं की है, वो बहुत दूर दूर के इलाके के, नासिक के इलाके के, विदर्भ के इलाके ऐसे हैं, और वो बहुत ज्यादा वेल नोन एमएलए नहीं है कि जैसे कि उनकी भूमिका क्या है, उनके कितने करीब है, वो समझ नहीं आ रहा है, दोनों गुटों को समझ नहीं आ रहा है। एक तो नासिक की जो आहिरे है लेडी, उन्होंने तो बता दिया है कि मैं सोच रही हूँ, मैं दोनों को मानती हूँ। उन्होंने अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, इसलिए जो 5-6 एमएलए जब तक जिन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है, उनके बारे में आज कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये बात तो क्लियर है कि अजीत पवार की पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके ये देखते हुए ऐसा ध्यान में आ रहा है कि आगे जाके जो 36 का आंकड़ा है एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए, वो 36 का आंकड़ा, उस आंकड़े तक पहुंचने के उनकी कोशिश रहेगी। उसके लिए शायद आज शरद पवार के गुट में रहने वाले कुछ 1-2 एमएलए को भी लाने की उनकी कोशिश रहेगी, और जो नहीं जिन्होंने शिरकत की है आज की दोनों ही मीटिंग में, उनमें से कुछ लोगों को अपने गुट में लाने की उनकी कोशिश रहेगी। मगर एक जरूर है, एक क्लियर है कि वो उनकी कोशिश 36 का आंकड़ा गांठने की रहेगी। बीज काफी बढ़ी हुई है। मंडी में टमाटर 120 से 150 रुपए किलो पहुंच गया है, तो अदरक 300 रुपए किलो। मंडी में रेट में आई तेजी से कॉलोनी के ठेलों और मार्केट तक आते आते सब्जियां और महंगी हो जा रही। हरी सब्जियों की कीमत आखिर कितनी लाल है, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, और सरकार इस पर क्या कह रही है कि कब तक लोगों को मिल जाएगा इन बढ़े हुए दामों से निजात। देखिए परिमल की रिपोर्ट। हरी हरी सब्जियां भाव में लाल हैं। कुछ दिनों में कीमत काफी बढ़ गई है। अदरक 300 रुपए किलो, टमाटर 120 रुपया, मटर 100 रुपए किलो है। मिर्च की कीमत भी तीखी है, भाव है 100 रुपए किलो। बीन्स, तुरई, गोभी और शिमला मिर्च 80 रुपए के भाव पर हैं। तो भिंडी, करेला और बैगन 60 पर। क्या कहेंगे सब्जियों की कीमतों को लेकर? सब्जी कहना क्या है, पूरा आग लगा हुआ है बाजार पे। सब्जी तो बहुत महंगी लग रही है जी, जो 20 रुपए किलो महंगी थी वो 40 रुपए किलो मिल रही है, इस समय डबल रेट पे है। ये कीमतें आपके घर के सामने मिल रही सब्जी की नहीं, दिल्ली की ओखला मंडी की हैं। बाजार और घर तक आते आते तो भाव और बढ़ जाते हैं। आम आदमी की परेशानी का दर्द भी छलका और दलील भी मिली। भैया बरसात बता रहे हैं, बरसात की वजह से आवाजाही कम है, तो इसकी वजह से सब्जियां महंगी हैं। दूर से आ रही हैं सब्जियां तो महंगी हैं। अब क्योंकि किसी जगह बारिश ज़्यादा है, बरसात की वजह से आवाजाही कम हो जाती है, ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। जानकार कह रहे हैं कि ये मौसम की मार है जिसने महंगाई बढ़ा दी है। डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जब पीछे से फसल खराब होगी, टमाटर वगैरह नहीं मिलेगा और लोगों की पॉकेट अलाउ करेगी, तो डेफिनेटली रेट ऊपर जाएंगे। दाम कंट्रोल हो जाएंगे, हमेशा होते रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर साल एक जैसा नहीं होता। कभी क्रॉप ज़्यादा खराब हो जाती है, बारिश अर्ली आने की वजह से, कभी बारिश वगैरह लेट आती हैं तो क्रॉप का उतना फर्क नहीं पड़ता। अब की बार जैसे आपको पता है कि मॉनसून हफ्ता 10 दिन पहले आया है, तो उसी तरह से क्रॉप्स के ऊपर भी एकदम से जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिसमें पर्टिकुलरली टमाटो का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के रेट्स के ऊपर फर्क पड़े और वो पड़ता रहा है। मौसम की मार, महंगाई अपार, तो फिलहाल जायका फीका जरूर है। बस उम्मीद की जा सकती है कि हालात कुछ दिनों में फिर से सामान्य हो जाएं। नई दिल्ली से सुशील महापात्रा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही।